Good morning, 8th class. Now your political science civics portion start from the social science chapter number 1 Constitution. The Indian Constitution. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है. चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 आपकी सिविक्स की कॉपी अलग रहेगी. द इंडियन अभी हम 3 लेसन सिविक्स के ही पढ़ने वाले हैं कंटिन्यू, ठीक. तो आप लोग एक कॉपी सिविक्स की रखिएगा. What is the Constitution? The Constitution of the country is a set of rules का एक सेट, एक रूल बुक. जैसे कि आपके स्कूल की एक रूल बुक होती है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, टाइम पे आना है, व्हाटएवर, जिससे आपका पूरा स्कूल और आपकी लाइफ चलती है. जैसे हमारे घर की भी एक रूल बुक होती है, भले वो रिटर्न नहीं होती पर कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं हम सबके अपने अपने घर में रहने के. सेम एज कंट्री कैसे चलेगी, इतना बड़ा देश कैसे चलेगा, इन सब के लिए हमारे वो वॉलंटियर्स, वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त, वो सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश से हमें आज़ादी दिलाई, वो ये नहीं चाहते थे कि जैसी कंडीशन ब्रिटिश के समय आई वैसी भविष्य में आए. इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि अब हमारा देश एक सेट ऑफ रूल्स पे चलेगा जिससे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी. इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. संविधान असेंबली के जो हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान को जिसने ड्राफ्ट किया था उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ड्राफ्ट मतलब निर्माता, इसीलिए संविधान का निर्माता उन्हें कहा जाता है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 390 लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन जो है लगे थे. 2 साल 11 महीने 17 दिन कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था, ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है? Our constitution contain valuable information regarding the structure, organ, duties and responsibility of the government. हमारी जो सरकार होगी, गवर्नमेंट जो होगी इंडिया की, वो उसके कितने ऑर्गन होंगे, वो कैसे काम करेगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ये सब उसमें लिखा है. Constitution regulate the relation between the organ and the citizen and the government. वो जो सरकार है और गवर्नमेंट है और जो लोग हैं उसमें काम करने वाले और जनता है, इन सब के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा वो भी उसमें लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कोई भी इस सरकार का अपनी पावर का मिसयूज ना करे. इन सब के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है. बिकॉज इंडिया हैज अ डाइवर्स पीपल पॉपुलेशन इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज वो लोग होते हैं जो किसी भी देश में जनसंख्या में कम होते हैं. जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब जैन, सिख, बौद्ध और मुस्लिम हमारे यहाँ बहुत कम थे. अब मुस्लिम्स कई ज़्यादा हैं लेकिन तब बहुत कम थे. इसलिए इन माइनॉरिटीज़ की रक्षा करने के लिए कि ऐसा ना हो जो मेजॉरिटी में हिंदू हैं वो इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, इन्हें कुछ अलग से स्पेशल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. और हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 राइट्स हैं, एक एक करके मैं बताऊंगी, इसमें लिखे हुए हैं. 6 राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, और हमारी 11 ड्यूटीज हैं जो हमें हमारे देश के लिए निभानी चाहिए. ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम फोर्स इन 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया. बन तो ये 26 नवंबर 1949 को ही गया था. 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ था, पर इसे लागू किया गया, ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 से, ठीक है. Our constitution has prepared after a thorough study of the constitution of the various country. अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी वो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालकर एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 22 पार्ट्स हैं. ये आपको हमेशा याद रखना है. जैसे अपन बुक में देखते हैं ना, 2 चैप्टर इसके, 2 ऐसे वैसे. 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है. कितनी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी
चाहिए। Why do we need for law? हमें लॉज क्यों जरूरी हैं? Would be the consequence of there was no rules. There would be cause. अगर कोई रूल नहीं हो तो, अगर आप गेम खेल रहे हो एक क्रिकेट का या फुटबॉल का और आपने गोल किया, सामने वाली टीम में कुछ ताकतवर लोग हैं, वो आपके ऊपर चढ़ जाएं, आपको मारे और कहते हैं ये गोल हम नहीं मानेंगे, आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली आप वीक हो उनसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी बात मानना पड़ेगा। और इस तरीके से तो बहुत सारे लोग लूटने लगेंगे, कोई भी लूटपाट मचा लेगा, कोई भी क्वैश हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए किसी भी देश का बहुत ज़रूरी होता है कि वो लॉ पे चले, नियमों पे चले। ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है वो सुन लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को हमारे यहाँ पर एक फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लगभग 3 साल में, जो जैसे कि क्या था, ये बुक है, इस बुक में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बुक का नाम, सब्जेक्ट का नाम, फिर आपको मिलेगा इस बुक को किस किसने तैयार किया है, फिर आपको मिलेगा इंडेक्स, और इंडेक्स में भी चैप्टर्स वैसे मिलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। अगर आपको कोई ये बोले कि आप नर्सरी क्लास में पेपर पढ़ना सीखो और 12th क्लास में ABCD पढ़ना सीखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यही हुआ था कि सभी लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें भीमराव अंबेडकर के सामने पेजेस में रख दी थी, हजारों पेज थे। अब कौन सी चीज़ को कैसे रखें कि वो जीवन भर लोगों को याद रहे? मुझे लगभग बहुत सारा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन का याद है। क्यों? क्योंकि उनको कोडिंग से याद किया जाता है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले रखी उन्होंने प्रियम्बल, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है। फिर उन्होंने रखा देश के बारे में, फिर स्टेट्स के बारे में। ऐसे करते करते उन्होंने उन पेजेस को अरेंज किया है, निर्माण किया है। अगर वो इधर का उधर लगा देते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन किसी की समझ में आना ही नहीं था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल ऑफ लॉ क्या क्या है। देखो, समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमेंडमेंट, जिसे पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है। ठीक, अगर हमारे समय के साथ हम चेंज नहीं करेंगे तो हम देश के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन्हीं चीजों के साथ क्या क्या एक्ट पास हुए हैं? डाउरी प्रोहिबिशन, यानी कि दहेज, जब ये देखा कि लड़कियां मर रही हैं दहेज के लिए, तो डाउरी एक्ट आया 1961 में। 1989 में ST/SC के ऊपर जब देखा कि दलित वगैरह पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वो रूल लेकर आए हमारी में। इसके बाद मैनुअल स्क्वेंजर्स, ड्राई लेट्रिन। पहले लोग अपने सर पे मैला ढोते थे, मतलब जो अमीर लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, उनके पीछे के एरिया में लेट्रिन्स होते थे, वहां पर वो अपना पूरी गंदगी करते थे और दूसरे लोग आके उठा के अपने सर पे रख के उसको लेके जाते थे। सोच सकते हैं वो कितने बीमार होते होंगे, कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। तो ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट आया कि भैया घरों में पानी का इस्तेमाल होगा, कहीं पर भी सूखी लेट्रिन्स नहीं बनेगी। फिर आया बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर का एक्ट। बंधुआ मजदूर मतलब लोग क्या करते थे, बस कोई गरीब दिखा, चल तू मेरे पास आना। शुरुआत में थोड़े बहुत पैसे देते थे और उसके बाद उसको बांध के बंधुआ जैसे रख लेते थे, उन्हें उसके काम के बदले पैसे नहीं मिलते थे। ये प्रथा आज बिहार वगैरह में कहीं जगह पर अभी भी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट एक्ट, डिसेबिलिटी एक्ट, मिनिमम इक्वल टोटल प्रोविडेंशन एक्ट, समय समय पे ऐसे एक्ट बनते चले गए जो कि बहुत जरूरी थे। ठीक, लॉ एंड सोसाइटी क्या होती है, ये आपको इसका खुद होमवर्क करना है, ये बाकी का पूरा। और जो स्क्वायर प्रोटेस्ट एक्ट है ये आप छोड़ देना, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, इतना आप पढ़ के रखिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल सेंड करूंगी। इस लेसन को रीड करोगे और मुझे लिखकर भेजोगे, मैम आई एम रीड द लेसन। ठीक है, तभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगी। देखिए, जो पॉलिटिकल साइंस होता है ना बेटा, वो आपको खुद रीड करने की चीज होती है। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे ये समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज रीड द लेसन। ओके।